लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में चीज़ें थ थमने वाली नहीं हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक फेस ऑफ हो रहा है। गवई साहब के 80,000 जूते किस तरह वायरल हुए, उसके बाद जो आने वाले सीजीआई हैं, उनका प्रॉपर्टी का ब्यौरा ऑलरेडी सोशल मीडिया पे आ चुका है। अब एक और नई न्यूज़ आ रही है, द न्यू फेस ऑफ बिटवीन मोदी जी एंड द सीजीआई एक्जिस्टिंग। बड़े समय बाद, बहुत समय बाद ईद का चाँद हुए हमारे अविनाश भाई आज आए हैं। बहुत दिन लगाए आने में बट फाइनली आए हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वड़क्कम, प्रणाम। हमारे साथ जुड़े अविनाश सिंह जी की फैक्ट यूट्यूब चैनल से। जो लोग नहीं जानते हैं बता दूं, हल्के में मत लीजिएगा, बहुत पहुंची हुई चीज है इसलिए बहुत बिजी रहते हैं। चलिए, हंसी मजाक अपनी जगह, बट ये जो हुआ है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा है। मोदी और गवई के बीच में ऐसा लग रहा है फेस ऑफ शुरू हो चुका है, या मैं बोलूंगी जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट जजेस, इन शॉर्ट जी। नमस्कार गायत्री जी, आपको और सभी दर्शकों को। देखिए, सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में जो तनातनी होती है उसके कई सारे कारण हैं। अभी हाल में ही एक ट्रिब्यूनल का लॉ है जो 2021 में पास हुआ था, उसको लेकर के तमाम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हुए हैं। उसमें बहस होनी थी। अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने उसमें मना कर दिया, बोला बड़ी बेंच को भेज दिया जाए। तो चीफ जस्टिस जो है वो गवई साहब बोलते हैं कि लगता है सरकार मेरे रिटायरमेंट का इंतजार कर रही है, नहीं मैं तो सुनूंगा दुनिया भर की चीजें। नालसा का कार्यक्रम था। नालसा का मतलब है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का कार्यक्रम था। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री गेस्ट के तौर पे बुलाए गए थे। वहां पे एक तरफ आप देखेंगे, अगर विजुअल्स और फोटोग्राफ्स होंगे तो एक तरफ सीजीआई गवई बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री के, दूसरी तरफ नेक्स्ट जो सीजीआई हैं 24 तारीख के बाद आएंगे सुप्रीम कोर्ट में एज ए सीजीआई है तो जज सुप्रीम कोर्ट के ही, सूर्यकांत वो बैठे हुए हैं। और नीचे सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस बैठे हुए हैं। एक तरफ सरकारी जितने वकील हैं, जैसे अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, वो सारे बैठे हुए हैं और लीगल फ्रेटर्निटी के बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं इस पूरे कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री वहां जाते हैं तो प्रधानमंत्री दाएं बाएं की बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री सीधे वो बात करते हैं, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं जिसको डीवाई चंद्रचूड़ जब सीजीआई थे तो हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा था। अगर आपको याद हो तो मैंने आपके चैनल पे उस पर कार्यक्रम भी किया है। द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा था कि भाई, जेलों में सजा काट चुके लोग अभी भी जेलों में हैं क्योंकि उनके पास जमानत के लिए या जेल से निकलने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज हैं, किसी पे पेनाल्टी है, कुछ है, इस तरीके की चीजें हैं। 2000, 1000, 5000, 10,000 रुपए नहीं है। उनको छोड़ने के लिए कोई कार्यक्रम चलाया जाए, उस पर कोई कार्यक्रम नहीं चलाया सुप्रीम कोर्ट ने। उन्होंने हाँ हाँ कर दिया और इसको बोलेंगे उसको बोलेंगे, राज्य की जो लीगल अथॉरिटी है उनको बोलेंगे और बोल बाल के अपना काम खत्म कर लिया। प्रधानमंत्री ने उसी चीज को बताया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में हाल फिलहाल में आप दो तीन चीजें देखेंगी तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से ज्यादा प्रवचन और पॉलिटिकल कमेंट्री में ध्यान दे रहा है। अभी ये सीजीआई कह रहे हैं कि लगता है कि सरकार मेरे रिटायरमेंट का इंतजार कर रही है। टोटल पॉलिटिकली स्टेटमेंट है। आपको अगर लगा कि सरकार ने कुछ गड़बड़ किया है, आपको लगा कि अटॉर्नी जनरल बहुत बड़ी पोस्ट होती है। अटॉर्नी जनरल सामान्य मामलों में बहस करते हुए नहीं देखेंगे आप, उसमें देखेंगे कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो सारे स्टेट्स के होते हैं वो कोई ना कोई उसमें बहस करते हुए दिखाई देगा। लेकिन अटॉर्नी जनरल अगर इसमें पेश हो रहे हैं तो ये बड़ा मुद्दा था। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि केंद्र सरकार के बनाए हुए कानूनों पे 2 जज, 4 जज, 5 जज, 3 जज बैठ जाते हैं और बैठ करके पॉलिटिकल कमेंट्री करने लगते हैं। सवाल सबसे बड़ा गायत्री जी इस देश में यह है, इस पूरे घटनाक्रम में मैं दोनों ही चीजों को जोड़ूंगा क्योंकि उस पूरे घटनाक्रम के बाद पहली बार प्रधानमंत्री की मुलाकात थी आमने सामने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। आप सोचिए, संविधान एक शब्द है, संवैधानिक संस्था एक शब्द है, और उसी संवैधानिकता के वैधानिकता को चेक करने के लिए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 5 जज होने चाहिए किसी कानून की संवैधानिकता चेक करने के लिए, जिसको बोला जाता है संविधान पीठ। जिसको क्या बोला जाता है? संविधान पीठ। 2 जज जब बैठते हैं तो उसको बोला जाता है डिवीजन बेंच या डिवीजन पीठ। ठीक है, अक्सर सुप्रीम कोर्ट में 2 जज बैठते हैं।
अब दो जज पार्लियामेंट में पास हुए कानून की लीगलिटी और संवैधानिकता चेंज कर रहे हैं, जो संवैधानिक पीठ नहीं है। और ये हो रहा है तमाशा, और इस तमाशे को लोग एकदम ताली बजा करके सुन रहे हैं। और ये अब से नहीं हो रहा है, ये पिछले 10-12 सालों से लगातार कंटिन्यूअस हो रहा है। आपको कई सारे एग्जांपल देता हूं, जैसे एक एग्जांपल मैं और देता हूं, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे लोग। जैसे आप सोचिए कि ट्रिब्यूनल वाला ही लॉ है, सरकार ने कहा कि साहब एक काम करिए कि 2 जज इसको मत सुनिए, आप इसको 5 जज को रिफर कर दीजिए, 5 जज की बेंच को, यानी कि संवैधानिक बेंच को भेज दीजिए। इस पे सीजीआई गवाही बिफर गए। अरे इतने दिन से हम लोग सुनवाई कर रहे हैं और अब आप कह रहे हैं कि बड़ी बेंच को भेज दीजिए, लगता है कि आप हमसे हमारे बेंच को अवॉइड कर रहे हैं, हमारे रिटायरमेंट होने का। अरे भाई साहब, आप संविधान चेक कर रहे हैं, आप संविधान की लीगैलिटी चेक कर रहे हैं, और बिना संवैधानिक बेंच बने हुए आप कर देंगे। अच्छा चलिए, एक गलती है, कोई बात नहीं, मान लेते हैं। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, आप 2 जज मिलकर के किसी कानून की वैधानिकता कैसे चेक कर सकते हैं? भारत के संविधान में इसका कहां प्रावधान है? कई प्रावधान नहीं है। कहा गया है कि मिनिमम 5 जजों की संवैधानिक बेंच बैठनी चाहिए, वह निर्णय लेगी। अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल आपको दे देता हूं। आपको पता होगा, 2 जज बैठते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और वो बताते हैं कि राष्ट्रपति कितने दिन में फैसला देंगे और राज्यपाल कितने दिन में फैसला देंगे, और आर्टिकल 143 का यूज करते हैं। ठीक है, कहते हैं कि यह संपूर्ण न्याय के दायरे में आता है। आप राज्यपाल, जो अपने आप में एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति जो संवैधानिक पद है, माना जाता है कि वो उससे बड़ा पद भारत में कोई नहीं है। न प्रधानमंत्री का है, न राज्यपाल का है, न उपराष्ट्रपति का है, न चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का है। ठीक है, एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट हो, सरकार हो, सेना हो, तीनों की गार्जियन है राष्ट्रपति इस देश का, प्रथम नागरिक उसको कहा जाता है। आप उससे भी कह देते हैं 2 जज बैठ करके कि आप समय से फैसला देंगे। अगर आपको 143 में संपूर्ण न्याय की कोई परिभाषा तय करनी थी, तो कम से कम 5 जजों की बेंच बिठाते। उस पर सुनवाई यही सीजीआई की कोर्ट में हुआ है, जब राष्ट्रपति ने 10 सवाल पूछे। अभी उसका फैसला आया नहीं है। अब मुझे लगता है कि 24 तारीख से पहले तो फैसला लिख करके उस पर फैसला देकर के जाएंगे ही जाएंगे। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। इसी तरीके का काम वक्फ बोर्ड की लीगलिटी को चेक करने के लिए हुआ। हां, एक चीज और मैं बता दूं, आप अगर कोई भी पिटीशन एडमिसेबल है कि नहीं है, इस पिटीशन पे सुनवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, उसको 2 जज सुन सकते हैं। गायत्री समझिएगा एक अंतर, कि जैसे मान लीजिए कोई पिटीशन आई कि साहब इस कानून में गड़बड़ी है, तो 2 जज सुन सकते हैं उसको, ये देखने के लिए कि क्या ये लगता है कि इस पे सुनवाई होनी चाहिए, और जैसे ही उनको लगा कि इस पे सुनवाई होनी चाहिए, तुरंत उसको 5 जजों की बेंच को भेजना चाहिए। अब आते हैं मोदी जी ने क्या कहा। मोदी जी जब नालसा के कार्यक्रम में पहुंचते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के कार्यक्रम में पहुंचते हैं, तो वो कहते हैं कि कानून की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि आम लोगों को समझ में आए। कानून की भाषा, आपको लगता है कि कानून की भाषा ऐसी है जो आम लोगों को समझ में आए? प्रधानमंत्री जी को अगली बार जब भी सुप्रीम कोर्ट के किसी कार्यक्रम में जाएं, तो एक चीज और जोड़ देनी चाहिए, आम आदमी को यह भी समझ में आनी चाहिए कि उसका वकील अदालत में क्या बोल रहा है। चलिए, आम आदमी को समझ में आनी चाहिए, आप उसको एआई के थ्रू ट्रांसलेट करके या किसी भी माध्यम से उसको ट्रांसलेट करके उसके भाषा में उसके जजमेंट को उसका तक पहुंचा देंगे, मान लेते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, क्लाइंट जिस भाषा में चाहेगा, वकील उस भाषा में बहस करेगा, और इस देश के जजेस को उस भाषा में सुनना पड़ेगा, ताकि उसको पता चल सके कि मेरा वकील कोर्ट में क्या कह रहा है और जज उस पर क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है। हो सकता है उसको यह बात समझ में आए कि वकील गलत तरीके से बहस कर रहा है, तो वकील को कुछ ज्ञान दे सके। लेकिन आप सोचिए, आजादी के इतने साल बाद हमें हमारी भाषा में ही नहीं हमको सुना जाता है, जबकि यह साइकोलॉजी है गायत्री जी, किसी की भी।
आदमी अपने आप को सबसे बेस्ट एक्सप्रेस अगर करता है तो वो अपनी भाषा में कर सकता है। कह दीजिए मैं गलत कह रहा हूं? आपने सुना मदर होगा ना कि कम्युनिकेशन, देखिए भाषा, कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सामने वाले बंदे को समझ में आ रहा है नहीं, आप अंग्रेजी बोलो, फारसी बोलो, अरेबिक बोलो, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि जिसका केस है उसको समझ में आना चाहिए, जो भाई केस लड़ रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए। तो मतलब उनको इतना कहां समझ में आ रहा है? ऑर्गेनाइज। मैं अपना एग्जाम्पल देना चाहूंगी। मैंने थर्ड ईयर के बाद लॉ परस्यू ही नहीं किया, क्योंकि इनकी लैंग्वेज इतनी जॉर्गनाइज है कि आप उन लैंग्वेजेस में ही फंस के रह जाते हो, लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ता आगे। हर चीज के इफ नॉट ये, दिफ दिस नॉट दिस, ये जॉर्गनाइज लैंग्वेज आप लेकर कहां से आए हैं? ये कॉलोनियल माइंडसेट अभी भी परसुएट कर रहे हैं, और क्या है ये? अभी भी अंग्रेजों के गुलाम बने हुए हैं। और हमारे साथ तो ये है कि हम तो ना मैकेकुले की औलाद रहे, ना हम इंडियन सिस्टम। आपकी और मेरी जनरेशन तो बीच में आ गई है, क्योंकि ना इधर का है ना उधर का है। बच्चों को अगर प्योर हिंदी बोल तो समझ में नहीं आती है, सोफिस्टिकेटेड शशि थरूर की नहीं इंग्लिश भी नहीं समझ में आएगी। तो एक लैंग्वेज ऐसे बन गई है, इंग्लिश बन गई है। तो सिंपल क्यों नहीं कर देना लोगों के लिए? एंड ऑफ द डे लोगों का भलाई है ना, ऑब्जेक्टिव तो लोगों की भलाई है, न्याय है। अब वो लैंग्वेज से इसलिए चिपक कर बैठे हैं अविनाश भाई, कि फिल्टर लगा सकें, लो ये वकीलों का धंधा चल सके, जजेस अपने हिसाब से फैसला दे सके, किसी भी वर्ड को किसी भी हिसाब से मैन्युपुलेट कर सके। धंधा है, धंधा। मैं आपको एक और बड़ी बात बताता हूं, सारे वकील भी पैसे कमा रहे होते ना तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। ये तो गिरोह बना हुआ है 40-50 लोगों का। 40-50 लोगों का हर हाई कोर्ट में, हर इस देश के सुप्रीम कोर्ट में, और सारे 25 के 25 हाई कोर्ट में 25 लोगों का गिरोह, 50 लोगों का गिरोह है। वो पैसा कमा रहा है, बाकी तो वकील को कुछ मिल ही नहीं रहा है। बाकी वकीलों को, गायत्री जी आप बताइए, आजम खां का केस कौन लड़ रहा है? आप बताइए, राम मंदिर का केस कौन लड़ रहा है? आप बताइए, 370 का केस कौन लड़ रहा है? आप बताइए, हेमंत सोरेन का केस कौन लड़ रहा है? आप बताइए, अखिलेश यादव के केसेस कौन लड़ रहे हैं? आप बताइए, वक्फ का केस कौन लड़ रहा है? और मैं 50 इसलिए कह रहा हूं ना गायत्री जी, कि 5-7 तो प्रोमिनेंट फेस हैं, उसको तो सब जानते हैं। उसके आगे पीछे सब मिलाकर के, इस केस उस केस दिस केस मिलाकर के 50 वकील हैं मुश्किल से, जिनको केसेस मिलते हैं। बाकी लोग कहां हैं? इसीलिए आप सुनती हैं कि फलाने वकील 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है उनकी, लीगल घोषित। अभिषेक मनु सिंघवी 1750 करोड़। समझ रही हैं? और इन 50 को हटा दीजिए तो पूरे सुप्रीम कोर्ट में जितने वकील प्रैक्टिस करते हैं, आजादी से लेकर अब तक प्रैक्टिस किए, सबकी संपत्ति जोड़ देंगी तो इसकी आधी भी नहीं होगी 1750 करोड़ की। इस देखिए, सिस्टम में मान लीजिए कि सभी वकील कमाते तो ये होता कि चलो कम से कम इतनी बड़ी लीगल फ्रेटर्निटी है, सारे वकील कमा रहे हैं तो समाज में परिवर्तन आएगा, समाज में पैसा खर्च होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी। ना भैया, कमा तो उतने ही लोग रहे हैं, पर ये कब से कमा रहे हैं? 50 साल, 40 साल, 70 साल। और इनके टाइप बधे हुए हैं, टाइप बधे हुए हैं कि इस तरीके का वकील है, ये वकील है, यही केस लड़ेगा, दूसरा नहीं लड़ेगा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। मोदी जी ने एक बात कही कि भाई साहब, ये जो चीजें चल रही हैं जुडिशरी में, लेट लतीफी वाली चीजें, वो अब चूंकि डायरेक्ट तो कह नहीं सकते हैं, तो उन्होंने इनडायरेक्ट बहुत सारी बातें कही, है ना। भाषा को लेकर के उन्होंने कहा, एक चीज उन्होंने बहुत जबरदस्त कही मोदी जी ने। उन्होंने कहा कि चाहे गरीब हो अमीर हो, न्याय आसानी से सबको मिलना चाहिए। न्याय आसानी से सबको मिलना चाहिए। एक तरफ तो शराब घोटाले वाला केजरीवाल है, जिसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक 1-1.5 साल में चला करके जमानत दे दी जाती है। और एक वह व्यक्ति है जिसका ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ, गायत्री समझिएगा। और मान लीजिए कि कोई ए नाम का व्यक्ति है, वो जेल में बंद है, और जिस केस में वो जेल में बंद है उसमें सजा 3 साल की हो सकती है, उसको बंद हुए 4 साल हो गए, उसका ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ अभी तक।
तो अगर उसकी सजा भी, उसको अगर सजा भी हो जाएगी, एक ऐसा केस आपने भी देखा होगा, 100 रुपए के लिए 35 साल एक बुजुर्ग व्यक्ति रहे हैं जेल में। जैसे वो तो मान लीजिए कि बहुत एक्सेप्शनल है, एक केस है। आपको पता है जैसा केस मैं बता रहा हूं इसे कितने लोग हैं? मैं नहीं कह रहा हूं, इसी नालसा के कार्यक्रम में जस्टिस विक्रम ने कहा कि विक्रमनाथ ने कहा जस्टिस कि 70% ऐसे लोग जेलों में बंद हैं जिनको उनके केस में सजा मिले तो जितना वो जेल में बंद है वो उससे ज्यादा है। आप इसकी गंभीरता समझिए। जैसे मैं जेल में बंद हूं, मुझे अगर कोर्ट सजा भी दे दे और मैं अपील भी ना करूं तो मुझे अधिकतम 10 साल सजा मिलेगी, ठीक? और मैं 12 साल से जेल में बंद हूं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं जेल में बंद हूं सजा पाके नहीं, मेरा ट्रायल ही नहीं शुरू हो पाया भाई। दूसरे कैसे हैं जेल में? जैसे उनको सजा हो गई, मान लीजिए किसी को 6 महीने की सजा हो गई, या 6 महीने की सजा के साथ 5,000 की पेनाल्टी लग गई, 2 साल की सजा के साथ 8,000 की पेनाल्टी लग गई, या सजा के साथ पेनाल्टी लग गई। सजा तो पूरी हो गई, पेनाल्टी भरने को उनके पास पैसे नहीं है, तो उनकी सजा एक्सटेंड हो गई। आप समझ रही? तो मेरे कहने का यह मतलब है कि जो मोदी जी कह रहे हैं कि भैया सबके लिए न्याय बराबर करो, यहां तो डायरेक्ट लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं जिनके पास पैसा है, और उनकी बात भी सुन ली जाती है। यहां करोड़ों करोड़ों केसेस पेंडिंग। अच्छा मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी अच्छा काम नहीं कर रही है, या स्टेट जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट अच्छा नहीं काम कर रही है, तो इसकी भी तो जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है भाई। सरकार का तो कोई दखल है नहीं, वो तो इंडिपेंडेंट है। मोदी जी ने एक बात और कही कि डिजिटलाइजेशन करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए तमाम पैसे दिए गए हैं, 7,000 करोड़ का अलग से भी फंड दिया गया है। लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि पैसे की कोई कमी नहीं है। पहले पैसे की कमी हुआ करती थी, पहले सब कहते थे अरे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फलाना नहीं है, ढिकाना नहीं। भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाइए ना जज साहब। आप तो कोलेजियम सिस्टम के द्वारा जज चुनने में व्यस्त हैं कि हाई कोर्टवा में कौन रहेगा, सुप्रीम कोर्ट कौन जाएगा, फलाने कौन जाएगा, किसका ट्रांसफर होगा। तो आपको इस काम को करने के लिए कब समय मिलेगा? आप खुद सोच करके देखिए। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का काम, जब भी कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने तो पुराने केसेस को छोड़ करके नए केसेस जो भी उसके सामने जाएं वो सिर्फ संवैधानिक बेंच के होने चाहिए। भाई 6 महीना साल भर आपके पास काम है, आप संवैधानिक बेंच को गवर्न करो ना, ताकि आपका जजमेंट जब जाए लोगों के बीच में तो लोगों को समझ में आए कि फलाना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, ये संवैधानिक बेंच में इसने इतने फैसले दिए। आप 2-2 जज बैठ करके वहां सुनवाई देख रहे हो, कब कह दोगे कि मूर्ति जाके बिछड़ू की लगवा लो, तो कभी कुछ कह दोगे तो मेरे ऊपर जूता फेंक दिया, तो ऐसे कर दिया, तो वो खतरनाक है, तो मेरा प्रोटोकॉल नहीं फॉलो किया गया, तो मैंने बुलडोजर एक्शन रोक दिया, तो बुलडोजर से देश नहीं चलेगा। ये सब क्या टिप्पणी है? क्या टिप्पणी है इसकी बात? आपने दे दिया बुलडोजर पे ना, उसके बाद डबल स्पीड से चल रहा है बुलडोजर। तो किसको समझा रहे हैं, किसको मैसेज दे रहे हैं? एक ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी, और बहुत सारी बातें कही उन्होंने। उन्होंने एक बात और भी कही कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल में 18 भाषाओं में 80,000 जजमेंट को अनुवाद कराया है, बहुत अच्छा काम किया है। एक चीज और जबरदस्त बोले उन्होंने, मीडिएशन के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता कानून का जो नया मॉड्यूल है उसके तहत हमने 8 लाख आपराधिक मामलों को मध्यस्थता यानी मीडिएशन यानी सुलह समझौते के तहत निपटाया। कितना? 8 लाख। इस सरकार की पहले 8 लाख मामले मोदी जी एक कानून बना करके, मध्यस्थता का कानून बना करके, उसको मॉडर्नाइज करके 8 लाख मामले सुलझा देते हैं। आप बताइए ना, सुप्रीम कोर्ट सुलझा पाएगा? उसके पास तो हमेशा 80-90 हजार मामले पड़े रहते हैं। मध्यस्थता कानून पे क्यों जोर नहीं है? एमिकस क्यूरी नियुक्त करिए, जो जजेज हैं उनको नियुक्त करिए, जो पुराने रिटायर्ड जजेज हैं उनको उसके काम में लगाइए, पैसा दीजिए, पैसा तो है ना, पैसा की तो कोई कमी है नहीं।
आप क्यों ना इस तरीके के मामले को मध्यस्थता से निपटा देते हैं? जो फर्जिम चल रहे हैं, जहां समझदार व्यक्ति बैठ जाए तो मामला निपट जाएगा, क्यों नहीं निपटवाने की कोशिश करते हैं? तो आप उधर ध्यान नहीं दे करके आप इधर ध्यान दे रहे हैं कि सरकार में कौन क्या बोला, फलाना कौन क्या किया, यह कानून क्यों पास हो गया, वह कानून क्यों पास हो गया। 2021 से ट्रिब्यूनल का लॉ क्यों पड़ा हुआ है अभी तक, उस पर क्यों जजमेंट नहीं आया 4 साल में? इन 4 सालों में जो नुकसान हुआ होगा, मान लीजिए वो कानून बेकार है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? गायत्री, ये सब रॉकेट साइंस नहीं है जितना बहस होती है सुप्रीम कोर्ट में समझने के लिए। सिंपल है, अगर वो करना चाहेंगे तो बहुत सिंपल है, बट अगर करना चाहेंगे अपन, उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी ना अगर सिंपल कर देंगे तो। दिक्कत इस बात की है, अगर आप इतना सिंप्लीफाई कर दोगे तो उनके लिए उनकी वैल्यू क्या रही, उनकी अहमियत क्या रही, उनकी कुर्सी की वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब देखिए, गवाई साहब ने भी भाषण दिया, वो भी सुन लीजिएगा, 2 लाइन। गवाई साहब ने उसी उसमें कहा, अब अच्छा, जब मोदी जी जब बोलना शुरू हुए तो आप, चूंकि आपके पास विजुअल्स नहीं है, नहीं तो मैं दर्शकों को दिखाते हैं, उनका चेहरा एकदम लटक गया था, उतर गया था, पता नहीं क्यों उतर गया था। अरे भाई, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, आप तगड़े से कहिए कि हाँ, अभी 10-15 दिन मेरे पास बचे हुए हैं, इसमें बहुत सारा काम करके जाऊंगा, है? आपको ऑर्डर ही तो करना है। 5 जज मिलकर के बैठ करके कोई भी संवैधानिक बेंच है और एक फैसला लिख दे कि भैया, जितनी भी स्टेट लीगल अथॉरिटीज हैं स्टेट की, सारों को ये आदेश दिया जाता है कि अपने अपने राज्य सरकारों के साथ मिल करके जेल में आइडेंटिफाई करिए कि इस तरीके के कितने कैदी बंद हैं जिनकी सजा पूरी हो गई है, लेकिन वो चंद पैसों के लिए, कुछ पैसों के लिए वो जेल से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उनको छोड़ने के लिए एक सिस्टमेटिक कार्य योजना प्रस्तुत की जाए। 5 जज मिलकर के संवैधानिक व्यवस्था बना देते उसकी, और कोई इस पे बहस की जरूरत नहीं है, कोई इस पे सुनवाई करने की जरूरत नहीं है। 2 जज नहीं कर सकते, 5 जज बैठे इस पे, तुरंत तो संवैधानिक हो जाएगा और उसका पालन करना ही करना पड़ेगा, कोई टूट टाट पीपा कुछ नहीं होगा उस पर, ठीक है ना? ना पैसा अपनी जेब से उनके पेनल्टी का आपको भरना है, ना आपको जेल जेल घूम करके सर्वे करना है, कुछ नहीं करना है आपको। स्टेट लीगल अथॉरिटी जो है उसको इस बात को निर्देशित करना है, वो राज्य सरकारों के साथ मिलकर के, जेल अधिकारियों के साथ मिलकर के, लोकल जुडिशरी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की है उसके साथ मिलकर के, कुछ पुराने जजेस को उसमें रख करके मामले की एक सूची बनाती और उनको सबको रिलीज कर देती एक दिन में कि भैया जबरदस्ती क्यों पड़े हुए हैं। तो आप कर ही नहीं रहे। गवाई साहब क्या कहे, थोड़ा इनका सुनिए। ये कह रहे हैं कि संविधान का वादा तभी पूरा होगा जब जाति, लिंग, भाषा और परिस्थिति के लोग महसूस करें कि न्याय प्रणाली उनकी अपनी है। जाति, लिंग, भाषा, हर जाति के लोग, स्त्री हो या पुरुष हो, हर भाषा के लोग ये महसूस करें कि अपना, उनकी अपनी न्याय व्यवस्था। अब भाई, मुझे अंग्रेजी आती नहीं, मुझे तो कन्नड़ आती है, मैं महसूस कैसे करूं? नहीं, यहाँ पे कुछ और भी हुआ है। ये जाति जाति जो राहुल गांधी जाति जाति चिल्लाते हैं, ये उनकी लैंग्वेज बोल रहे हैं। और वो जो तमिल की बात, और तमिल वर्सेस हिंदी की बात करता है, कन्नड़ वर्सेस हिंदी की बात करता है, कन्नड़ वर्सेस तमिल की बात होती है, तेलुगु वर्सेस तमिल की बात होती है, ये उसकी बात कर रहे हैं। ये ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड की अरे तो औलादे जो भाई, निकल कर आए हैं अरे जज भाई, साहब। तो मुझे तमिल आती है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, हाउ कैन फील? अंग्रेजी मुझे नहीं आती, कैन लगेगा किट लगेगा मुझे भी नहीं पता। मुझे तो भोजपुरी आती है, मुझे तो अवधी आती है, मगही आती है, मैथिली आती है, अंगिका आती है, मुझे नहीं आती भाई जो आप भाषा में बोल रहे हो और जिस भाषा में आप जजमेंट लिख रहे हो। तो मैं फील कैसे करूंगा? बतौलेबाजी से, सिर्फ बात करने से? अच्छा, मेरी बात को मैं बहुत सुंदर बात कर रहा हूं, तो जिसको हिंदी आती होगी वही तो समझेगा ना। ट्रांसलेट करते ही तो दिल में उतरेगी ही नहीं ये बात, गड़बड़ हो जाएगा। और मजे की बात क्या है, इस बात को भी अंग्रेजी में बोला गया। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का दर्द डिस्को है ना, इसका कोई बहुत मतलब है नहीं। आपको अगर इस दिशा में काम करना है, वास्तव में लोगों को लगे कि
वो दर्द डिस्को कर रहा था, मोदी जी ने उसके ऊपर स्वाहा स्वाहा कर दिया। जी। नहीं, जैसे आप अगर बहस करेंगे, आप बहुत कुछ बोलेंगे, तो मोदी को तो साल में 2 कार्यक्रम 3 कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के मिलेंगे, जिस दिन मिलेंगे उस दिन रगड़ के भूसा छोड़ा देंगे। तो नेता है ना, उसको तो काम है। नेता का क्या काम? देखिए, चुनाव 3 चीज पे चलता है, चर्चा, पर्चा, खर्चा। और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो पर्चा खर्चा बंद, अब सिर्फ चर्चा। तो नेता का तो काम ही यही है? आप ये बताइए कि सीजीआई का भाषण सुनने के लिए क्या लाखों करोड़ों लोग इकट्ठा होते हैं? कहीं रैली होती है? नहीं होती ना। नेता की होती है, नेता का काम है, वो भी सुप्रीम लीडर है, सबसे बड़े नेता है, प्रधानमंत्री हैं। तो बोलेंगे ना बोलेंगे भाई साहब, तो जो काम प्रधानमंत्री का है, जो काम पॉलिटिशियंस का है, वो काम जजेस का नहीं है ना। आप तो अपने काम से इस बात को साबित कर दीजिए कि नहीं, हम करेंगे। तो आप न जाति को न्याय दे पा रहे हैं, न महिला पुरुष वाले भेद में न्याय दे पा रहे हैं, और न ही भाषा को न्याय दे पा रहे हैं। तो कैसे मजा आएगा? नहीं मजा आएगा। अच्छा, मैं आपको मजेदार बता दूं, अंग्रेजी की भी स्थिति हाथ तंग है। मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा कि बहुत सारे हाईकोर्ट में ऐसे जज हैं जिनको जजमेंट लिखने नहीं आता। एआई का इस्तेमाल करते होंगे आप आजकल, तो दबा अरे के चैट। छोड़ दीजिए, वो एक साउथ इंडिया से आते हैं, अपने दक्षिण भारत के हैं, वो राष्ट्रवादी हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, उनका क्या नाम है? कपिल को पता सिब्बल। है? नहीं नहीं, साउथ से आते हैं। साउथ से अरे यंग सुब्रमण्यम है, स्वामी। राष्ट्रवादी। हम यंग राष्ट्रवादी है। बोल रहे हैं, तो आप कपिल सिब्बल बोल रही हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, जय साईं दीपक। जय साई दीपक। जय साई दीपक बहस कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, आपको पता है? चंद्रचूड़ साहब बैठे हुए थे, कह रहे थे भाई स्लो बोलो, स्लो, इतना तेज बोल रहे हो, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या बोल रहे हो। इनकी अंग्रेजी में भी हाथ तंग है। बहुत अच्छे लेवल की इंग्लिश है, ही इज रियली सोफिस्टिकेटेड। एक अरे एक भाई शब्द साहब, मोदी जी कहा ना चुनते हैं। कहा जा रहा, स्लो स्लो बोलिए, स्लो। आप समझिए ना। मतलब भाई, तो तुम तो अंग्रेजी में ही दिन भर काम करते हैं ना, गिटिल पिटिल से लेकर के जजमेंट लिखने तक ना। तो एक मैंने आदमी बोल रहा वही तो है, कही, ना ना हिंदी में निपुण ना इंग्लिश में निपुण। ये मतलब हम बीच में आ गए हैं, हमें इसको ठीक करने की जरूरत है। तो यही चीजें हैं। और मुझे लगता है कि मोदी जी ने संविधान, आपातकाल, इस सब चीजों की भी बात की, तो जो आ, लोगों का मुंह बनते हुए और भी जस्टिस का वहां पे देखा गया। सारी बातें अपनी जगह ठीक है गायत्री जी, लेकिन अगर आप वास्तव में न्याय की बात करते हो, तो मैं बार बार बोलता रहता हूं, न्याय सिर्फ जुडिशरी का काम नहीं है, न्याय सिर्फ सरकार का काम नहीं है, न्याय सिर्फ जांच एजेंसियों का काम नहीं है, और न्याय सिर्फ और सिर्फ पुलिस का काम नहीं है। न्याय एक बहुत कलेक्टिव अप्रोच है गायत्री जी। जजमेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं न्याय की बात कर रहा हूं। जजमेंट तो कुछ भी हो सकता है ना, जजमेंट तो कुछ भी हो सकता है ना। तो यहां लोगों का फोकस जजमेंट देने पे है, न्याय देने पे नहीं है। और न्याय बहुत कलेक्टिव अप्रोच है, जिसमें समाज, सोसाइटी से लेकर के कानून, एजेंसीज, सरकार, और फाइनली जुडिशरी, सब जगह से लपेट वपेट के पोटली बना करके आदमी जुडिशरी पहुंचता है। जुडिशरी वाला कहता है कि ठीक है, उधर किनारे रख दो। समस्या ही है। कहा जाता है ना कि अगर समय से न्याय ना मिले तो वो न्याय नहीं है, वो भी अन्याय है। क्या मतलब है उसका? आप जस्टिस। अभी 100 रुपए वाला एग्जाम्पल 35 साल पहले का कह रही हैं। मैं आपको गायत्री जी बता दूं, मेरी जमीन है, मेरे पड़ोसी से, मेरे चाचा से, या मेरे किसी से कुछ उसको लेकर के डिस्प्यूट है, 3 3 पीढ़ियां मुकदमा लड़ रही है भाई साहब, 3 पीढ़ी। वहां कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जाएगा लेने, मिलेगा हमें ही। आज नहीं मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा। हमारी ही जमीन है, लेकिन 40 साल, 50 साल, 35 साल, और एक नहीं,
95% मुकदमे 95% मुकदमे चल रहे हैं। ये जो इक्वलिटी, जस्टिस और भाषा और ये लिंग की जो बात कर रहे हैं ना, महिला पुरुष, जब से ये कानून बने आदमी कोर्ट कचहरी के चक्कर ही काट रहा है। चाहे वो आज SC/ST एक्ट के दुरुपयोग की बात कर दी जाए, चाहे वो महिलाओं के लिए बने हुए कानून के दुरुपयोग की बात कर दी जाए, चाहे वो समाज में बंटवारे के कानून बने हुए उसके दुरुपयोग की बात कर दी जाए, चाहे जो भी इस तरीके की चीजें, आधा तो केस यही है कोर्ट में लड़े जा रहे हैं, आधे ही लड़े जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए दो लोगों को आपस में सेपरेट होना है, मान लीजिए दोनों मैच्योर हैं, अंडरस्टैंडिंग उनकी अच्छी है, वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तब भी 6 महीने केस चलेगा, साल भर केस चलेगा। काय के लिए चल रहा है भाई? किस लिए चल रहा है? किस लिए बार बार वो कोर्ट के दरवाजे तक जा रहे हैं? अच्छा, अभिव्यक्ति के नाम पे इतने सारे कानून बना दिए गए हैं कि नहीं नहीं भाई ये तो होना ही चाहिए, ऐसे तो होना ही चाहिए, वैसे तो होना ही चाहिए। ये इतना कबाड़ा कर रखा है समाज का। आप कोई घर उठा करके देख लीजिएगा, कोई घर उठा करके देख लीजिए, या तो दो पट्टीदार, दो दया, दो आपस में भाई चाचा ताऊ, या तो जमीन के किसी टुकड़े के लिए लड़ रहे हैं मुकदमा, कहीं पे फैमिली इश्यूज का मुकदमा चल रहा है, कहीं पे छोटे छोटे अराड फ्राड टाइप का मुकदमा चल रहा है, गांव में पंचायत चुनाव है तो दुनिया भर का 4 आदमी पकड़ के उस पे SC/ST लगवा दो तो उसको पैसा ले लो। अभी हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है, लोगों से 9 लाख रुपए वापस करवाए हैं कि तो फर्जी केस है। एक वकील साहब 2 दलित महिलाओं से मिलकर के 19 मुकदमे करवा दिए। सही। और चूंकि मुकदमा होता है तो कंपनसेशन मिलता है, और सरकार से 9 लाख का कंपनसेशन भी ले लिया। बहुत बढ़िया, सही है। अब थैंक यू। आप अंदाजा लगाइए इस बात का। थैंक यू सो मच अविनाश भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, अविनाश भाई का चैनल है की फैक्ट, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं 3 साल 4 साल पहले जब यूपी के इलेक्शन से, तब से हमने शुरू किया था साथ में, और आज अविनाश भाई भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, यूट्यूब उनका भी बहुत बढ़िया चल रहा है। बट प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। इनका डोमेन थोड़ा सा अलग है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ थोड़ा ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ, और हम तो ओवरऑल है, हम तो चारों तरफ हैं। जी, बट अ वेरी आई एम रियली प्राउड कि अविनाश भाई हमसे स्टार्टिंग डेज से जुड़े हुए हैं। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम। ये बंद काहे नहीं हो रहा है भाई?